सभी, आई होप सब बहुत बढ़िया है और पढ़ाई सबकी मस्त चल रही है। तो भैया आपकी क्लास 7th एसएसटी के पार्ट 2 की क्लास लगना हो गई है शुरू और आज की क्लास है भैया टर्निंग टाइड्स 11th to 12th सेंचुरी। यस, तो हमारा पार्ट 2, गिव मी अ सेकेंड, यस पार्ट 2 हमने कर दिया है शुरू बेटा आपकी एसएसटी की न्यू बुक का। और आज का चैप्टर है टर्निंग टाइड्स 11th to 12th सेंचुरी। तो जरा याद करिएगा, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने लगभग 9-10 सेंचुरी में क्या क्या चीजें हुई सब कुछ समझ लिया था कि बाहर के लोग इंडिया आके इन्वेजन करना चाह रहे हैं, पर ज्यादा टाइम कोई टिक नहीं पाया। पर क्या ये पिक्चर 11th-12th सेंचुरी में चेंज हो गई? क्या बाहर के लोग इंडिया में टिक पाए? यही हमें आज के चैप्टर में चमकाना है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी सॉ how the Arabs repeated attempt to invade and dominate the North India and how in the end those incursions had very little impact, है ना। आ रहे थे इंडिया लूटने, कोशिश कर रहे थे, बट हमारे इंडिया पर ज्यादा इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ा था। 11th and 12th सेंचुरी की कहानी कुछ अलग है ना। क्या कहानी है आओ समझते हैं। सबसे पहले समझो हिंदू शाही लोग कौन थे बेटा और खैबर पास क्या है। तो नाम से समझ में आ रहा है हिंदू शाही मतलब हिंदू किंगडम की बात हो रही है। तो हिंदू शाही रूल्ड ओवर प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड नॉर्दर्न पाकिस्तान कंट्रोलिंग द खैबर पास। तो उस समय की बात है, खैबर पास के आसपास वाले एरिया पर हिंदू शाही डायनेस्टी का क्या था, राज था। अब खैबर पास क्यों जरूरी है बेटा? खैबर पास वाज अ मेजर माउंटेन पास थ्रू विच हिंदू कुश रेंज यूज्ड बाय इन्वेडर्स एंड ट्रेडर्स फॉर ओवर 2500 ईयर्स, है ना। तो अगर किसी को इंडिया में इन्वेड करना था या आना था तो वह हिंदू कुश रेंज में खैबर पास होते हुए इंडिया आते थे, है ना। तो बहुत सारे लोग जो है खैबर पास का यूज करके हमारे इंडियन माउंटेन्स हो गए, है ना, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान पाकिस्तान माउंटेनियस हो गए या रीजन्स हो गए, वहां पर एंटर करते थे। दे रेजिस्टेड मेनी इन्वेशन विद द हेल्प ऑफ अदर इंडियन रूलर्स। और कोई भी अगर इंडिया में आने की कोशिश करता था बाहर का लोग, तो हिंदू शाही लोग उसको रेजिस्ट करते थे, यानी कि रोक के रखते थे। फिर आए एक व्यक्ति, है ना, जिसने इंडिया की स्थिति को तहस नहस कर दिया, हमारे मंदिरों को लूट लूट के ले गया। नाम था इनका मोहम्मद गजनी, है ना, गजनी नाम था इनका बेटा। महमूद वाज द रूलर ऑफ गजनविद एम्पायर विद द कैपिटल एट गजना टुडेज इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में गजना नाम की जगह पे एक व्यक्ति थे महमूद, है ना। तो महमूद ऑफ गजनी इंडिया आते हैं। इन्होंने हिंदू शाही रूलर जयपाल और उनके बेटे आनंदपाल को बेटा हरा दिया, है ना। जयपाल को और आनंदपाल को हरा दिया और इंडस रीजन, हमारा खैबर पास, उन सब का एक्सेस किसको मिल गया? महमूद गजनी को मिल गया, जो कि 11th सेंचुरी के आसपास की बात है। भाई ये जो महमूद है 17 कैंपेन करे इन्होंने इंडिया में बिटवीन 10,000 to 1030 सी, रिटर्निंग टू गजनी विद इनॉर्मस वेल्थ आफ्टर ईच रेड, है ना। इतनी 17 बार इंडिया आया है, इंडिया को लूट के लेके गया है। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना, ये व्यक्ति इंडिया आता था इंडिया को लूटने, इनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं इंडिया जाता हूं, इंडिया में बस जाऊंगा, इंडिया में रूल करूंगा, राज करूंगा, नहीं। इंडिया आता हूं, इंडिया को लूट लेके जाऊंगा, लूटूंगा, बहुत सारा वेल्थ लेके अपने घर, अपने अफगान वापस पहुंच जाऊंगा। ही यूज्ड द टाइटल सुल्तान, है ना। इन्होंने के जो मेजर कैंपेन थे, जो इन्होंने मेजर लूटपाट मचाई है, वो मचाई है बेटा एक तो मथुरा में, बिकॉज इट वॉज अ वेल्दी सिटी, बहुत पैसा था, ये आए उसको डिस्ट्रॉय करके चले गए। इनके हिस्टोरियन है अल उतबी, डिस्क्राइब द टेम्पल्स ब्यूटी एज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, है ना। इन्हीं के जो साथ वाले लोग हैं, इन्हीं के कोर्ट के एक हिस्टोरियन थे अल उतबी, उन्होंने लिखा कि क्या मथुरा था, क्या वहां का मंदिर था और कैसे हमारे सुल्तान उसको लूट कर लेकर आए हैं, है ना। उनके लिए तो बिल्कुल वाहवाही की बात है कि हमारे सुल्तान ने लूटा है, ठीक है। कन्नौज की बात करें, सरप्राइज्ड वन ऑफ द लास्ट प्रतिहारा रूलर लूटेड एंड डिस्ट्रॉय मेनी टेम्पल्स। सरप्राइजिंगली अचानक से कूद आए कहां पर? कन्नौज में, जहां प्रतिहारा डायनेस्टी उस समय रूल कर रही थी। कन्नौज आए और कन्नौज को लूट के भी चले गए। जो मेजर कैंपेन हुआ बेटा वो हुआ हमारे प्यारे सोमनाथ मंदिर में, है ना। ऐसा भी कहते हैं कि वो वहां के शिवलिंग को तोड़ के, है ना, उसका आधा हिस्सा तो वहीं छोड़ दिया और आधा हिस्सा ले जाके उन्होंने अपना जो मॉस्क था मस्जिद के बाहर रखा कि जो लोग पाँव धोएंगे ना, मस्जिद जाने के पहले जो पाँव धोएंगे, तो वो उस शिवलिंग के हिस्से पर अपने पाँव पोंछ कर अंदर जाए,
है ना, इस तरीके का व्यक्ति था जिसने इतना अपमानित हिंदू धर्म को और हमारे इंडिया को किया है। ठीक है, इन्होंने भैया सोमनाथ के शिव टेम्पल में बहुत लूटपाट मचाई। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग लोकल रेजिस्टेंस एंड सीवियर लॉसेस, महमूद डिस्ट्रॉयड द टेम्पल एंड लूटेड इट्स इनॉर्मस ट्रेजर, है ना। हमारे इंडिया के लोगों ने कोशिश करी कि ये भाई साहब नहीं लूटे, बट स्टिल ही मैनेज्ड टू लूट द टेम्पल। टेम्पल वॉज रीबिल्ड एंड डिस्ट्रॉयड मल्टीपल टाइम्स इन लेटर सेंचुरी। बहुत बार उसको वापस बनाने की कोशिश करी, बहुत बार लोगों ने उसको तोड़ा। आज जो आप सोमनाथ के मंदिर जाते हो बेटा, वो 1950 में पब्लिक डोनेशन से बनाया हुआ मंदिर आपको आज के सोमनाथ में दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट, महमूद का मोटिव क्या था बेटा? मोटिव था कि भैया टेम्पल्स में बहुत पैसा है। 2-3 मोटिव थे। पहला मोटिव था पैसा का, रूल करने का मोटिव नहीं था। पहला मोटिव था पैसा बनाना है, इंडिया के टेम्पल्स में मंदिरों में बहुत पैसा है इसलिए मंदिरों को लूट लेते हैं। दूसरा ये था बेटा कि मुस्लिम धर्म को प्रमोट करना है और हिंदुइज्म को बर्बाद करना है ना। 2 मोटे मोटे इनके मोटिव थे। पहला था रिलीजियस और दूसरा क्या था बेटा कि इनॉर्मस वेल्थ को लूट के लेके जाना है। अच्छा, कुछ लोग हैं यहाँ पर, कुछ बड़ी बड़ी डायनेस्टी से जिन्होंने महमूद को काफी ज्यादा रोका, है ना, काफी रेजिस्टेंस भी दिखाई, जैसे चंदेलास, है ना। चंदेलास ऑफ सेंट्रल इंडिया रेजिस्टेड हिम स्ट्रांगली। अकॉर्डिंग टू ओरल हिस्ट्री, सुलहदेव और सुलहदेव अ लोकल रूलर डिफीटेड महमूद नेफ्यू सलर मसूद एट भरीच इन उत्तर प्रदेश, है ना। तो ऐसा भी कहते हैं कि जो यह है महमूद के नेफ्यू हैं सलर मसूद, इसको चंदेला रूलर्स ने हराया भी है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार ये जीत गया, बट जीता ये मैक्सिमम वेल्थ हमारे इंडिया से लूट के लेके गया है इन द 11th-12th सेंचुरी। इम्पैक्ट क्या हुआ बेटा? इम्पैक्ट ये हुआ कि इसका कोई परमानेंट रूल नहीं बना, इंडिया में कोई परमानेंट रूल नहीं बना, बट इसने हमारे इंडिया को पछाड़ दिया, है ना। इंडिया जहां पर गुप्ता रूलर्स थे, जहां पर इतना अच्छा साइंस था, एस्ट्रोनॉमी थी, वहां पर अल बिरूनी इनके कोर्ट पोएट है ना। अल बिरूनी एक पर्शियन स्कॉलर है जो महमूद के साथ ही घूमते थे। उन्होंने लिखा है भैया कि अगर महमूद नहीं होता तो इंडिया बहुत शानदार होता, है ना। महमूद के आने से इंडिया की जितनी भी साइंस है, इंडिया का जितना भी नॉलेज है, वो ऐसी जगह चली गई जहां महमूद नहीं पहुंच पाया। जैसे वाराणसी हो गया, कश्मीर हो गया, यहाँ महमूद कभी नहीं पहुंच पाया। तो इंडिया का साइंस जो है, इंडिया की ब्यूटी जो है, कश्मीर और वाराणसी पहुंच गई। अगर महमूद नहीं आता तो शायद इंडिया कुछ और लगता। अल बिरूनी कौन है बेटा? ये एक पर्शियन स्कॉलर है जो ख्वारिज़्म, आज के उज्बेकिस्तान वाले एरिया में इनका जन्म हुआ था। He was a mathematician, astronomer, geographer, historian and a linguist, है ना। बहुत चीजें हैं, मैथमेटिशियन भी है, एस्ट्रोनॉमर भी है, जोग्राफर भी है, और ये महमूद के साथ ही घूमते थे। इन्होंने इवन संस्कृत भी सीख ली कि भैया इंडिया के बारे में लिखेंगे तो संस्कृत भी इन्होंने सीख ली थी। आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, इन सब के काम भी इन्होंने सीखे समझे। इन्होंने पतंजलि के योग सूत्र को भी अरेबिक में ट्रांसलेट किया कि भैया हमारे अरब में भी हम लोगों को बताएंगे कि पतंजलि की योगा कितनी बढ़िया है। ठीक है, अच्छा, उस समय अगर इतने लोग, है ना, बाहर के लोग, इतने स्कॉलर्स आ रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में कुछ नहीं हो रहा था, है ना, इंडिया की ग्रोथ रुक गई थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। भास्कराचार्य, है ना, भास्कराचार्य जो महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ, नॉर्थ इंडिया में सारी हचड़ मचड़ चल रही है ना। महमूद गजनवी आ गया है, सोमनाथ लूट रहा है, लेकिन महाराष्ट्र वाले रीजन में बेटा कुछ हमारे स्कॉलर्स पनप रहे थे, जैसे कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर है कौन? हमारे भास्कराचार्य। इनके कुछ फेमस वर्क है, लीलावती, यूसेस रिडल्स एंड प्रॉब्लम टू टीच बेसिक मैथमेटिक्स, है ना। जो लीलावती इनकी एक उनकी बुक है, उनकी एक स्क्रिप्ट है, जहां पर उन्होंने मैथमेटिक्स को रिडल्स, पजल्स के थ्रू क्या करवाया है, बच्चों से सॉल्व करवाया है। बीजागणिता, एडवांस अलजेब्रा पर। सिद्धा शिरोमणि, ये है ऑन एडवांस एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन, मतलब सन अर्थ की दूरी हो गया, है ना, हमारा लूनर सोलर एक्लिप्स हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, इन सब पर उन्होंने लिखी है सिद्धा शिरोमणि। हिज वर्क्स वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, है ना, और इतना बढ़िया लिखा है कि मुगलों के समय पर इसको पर्शियन भाषा में भी ट्रांसलेट किया गया है। ही हैड अ गिफ्ट फॉर पोएट्री एंड मेड हिज राइटिंग एंजॉयबल फॉर स्टूडेंट्स, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ लूटपाट चल रही है, इंडिया में भास्कराचार्य से स्कॉलर्स भी इस समय पर पनप रहे थे। अब भैया मैम समझ में आ गया, नॉर्दर्न इंडिया में तो लूटपाट चल रही है, क्या ईस्टर्न, सदर्न, रेस्ट ऑफ इंडिया में भी सेम सिचुएशन है? नहीं, देखो अलग अलग जगह अलग अलग डायनेस्टीज हैं, अलग अलग लोग चल रहे हैं। जैसे बात करो ईस्टर्न इंडिया की, तो उस समय ईस्टर्न इंडिया में बेटा सेना डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी? सेना डायनेस्टी पनप रही थी। लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में हमने समझा था पालास कौन थे।
तो आफ्टर डिक्लाइन ऑफ पालास द सेना डायनेस्टी इमर्ज्ड इन बंगाल, है ना। पालास के बाद कौन आ गए, सेनास आ गए। कैपिटल था इनका नदिया, जो प्रेजेंट डे नदिया डिस्ट्रिक्ट है। हिंदू थॉट को और हिंदुइज्म को इन्होंने बहुत प्रमोट किया है। जयदेव ऑथर ऑफ द फेमस गीता गोविंदम वाज पैट्रोनाइज्ड बाय देव। तो जयदेव जिन्होंने गीता गोविंदम, बहुत फेमस एक नॉवेल है, बहुत फेमस किताब है, उस समय की, इस समय ईस्टर्न डायनेस्टी में, सेना डायनेस्टी के समय ये वहां पर लिखी गई थी। नेक्स्ट, ईस्टर्न गंगास रूल्ड बाय कलिंगा, प्रेजेंट डे ओडिशा, है ना। By the end of 12th century, their kingdom extended from गंगा to गोदावरी, है ना। तो ईस्टर्न गंगा एक और डायनेस्टी आई जिन्होंने बेटा कलिंगा यानी कि ओडिशा वाले आसपास वाले एरिया पर राज किया है, और इतना बढ़िया राज किया है बेटा, ये गंगा से गोदावरी तक का राज किया है। नॉर्थ से साउथ तक का राज किसने किया है, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने। They initiated the construction of जगन्नाथ टेम्पल, जो पूरी का जगन्नाथ टेम्पल है उसकी शुरुआत किसने करी बेटा, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने करी। ऑल्सो द सन टेम्पल एट कोणार्क को भी किसने बनवाया है, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने बनवाया है। अब साउथ में क्या हो रहा था, तो साउथ में चोला चेरा पांड्या तो थे ही थे, है ना, जो हमारे अशोका के टाइम से चले आ रहे हैं वो तो थे ही थे। इनके अलावा बेटा याद है वो वेस्टर्न चालुक्य, ईस्टर्न चालुक्य, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो वेस्टर्न चालुक्य रूल्ड द लार्ज पार्ट ऑफ डेक्कन अप टू नर्मदा रिवर, है ना। तो डेक्कन का जो मेजर पार्ट है वो वेस्टर्न चालुक्यास रूल कर रहे थे। ईस्टर्न चालुक्य जो थे बेटा वो लोग चोलास के साथ मिल गए थे, है ना। वेस्टर्न चालुक्य अपना अलग राज कर रहे हैं, ईस्टर्न चालुक्य जो है वो किससे मिल गए हैं, चोलास से मिल गए हैं। लेकिन अगर अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा है ईस्टर्न वेस्टर्न चालुक्यास ये सब क्या है, तो आपको बेटा इसके पहले वाला चैप्टर का वीडियो देखना पड़ेगा, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कौन कौन सी डायनेस्टी कहाँ कहाँ रूल कर रही है। कंटिन्यूएशन है, दिस चैप्टर इज कंटिन्यूएट पार्ट ऑफ द लास्ट चैप्टर। कंट्रोल ऑफ वेंडगी लेड टू वॉर्स बिटवीन चोलास एंड वेस्टर्न चालुक्यास। तो वेंडगी नाम की एक जगह थी, उस कारण से चोलास और वेस्टर्न चालुक्यास की आपस में नहीं बन रही थी, लड़ाइयां चल रही थी, और बार बार लड़ाइयां होने के कारण वेस्टर्न चालुक्यास जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो गए। उसके बाद क्या हुआ, ककातियास और होयसलास जो है उन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया। तो इस समय साउथ में वेस्टर्न और ईस्टर्न चालुक्यास थे। ईस्टर्न चालुक्यास और चोलास ने आपस में शादी वादी करके फ्रेंडशिप कर ली। वेस्टर्न चालुक्यास और चोला ने लड़ाई करी, तो यहाँ वेस्टर्न चालुक्यास क्या हो गए, वीकन हो गए, और इनके वीक होने की वजह से ककातियास और होयसलास नाम की दो डायनेस्टीज बेटा इंडिया में आ गई। पहले बात करेंगे ककातियास कौन थे, 12th सेंचुरी में इन्होंने राज किया है बेटा प्रेजेंट डे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाले रीजन पर। कैपिटल था इनका वारंगल, जो आज का वारंगल है, उस समय उसको उरुगल्लू नाम से जानते थे। बिल्ट अ फोर्ट विथ इंप्रेसिव स्टोन तोरण, है ना, बहुत सुंदर से इन्होंने फोर्ट बनाए हैं यानी कि महल बनाए हैं, जहां इसके अपने स्टोन की, पत्थर की तोरण है। एंट्री पे बंदरवाल लगी किसकी, स्टोन्स की, ठीक है। पैट्रोनाइज तेलुगु लिटरेचर एंड बिल्ट 1000 पिलर एट हनमकोंडा, है ना। तो तेलुगु डेफिनेटली अगर वो साउथ में है तो वो अपना लिटरेचर को पैट्रोनाइज यानी कि उसको प्रमोट करेंगे, तो इन्होंने तेलुगु लिटरेचर को पैट्रोनाइज करा, प्रमोट करा, और 1000 पिलर टेम्पल बनवाया, कहां पर, हनमकोंडा में। प्रमोटेड विलेज सेल्फ गवर्नेंस एंड डेवलप एफिशिएंट रेवेन्यू एंड इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। तो आप देखोगे ना साउथ में यूजुअली सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम को प्रमोट किया है, यानी कि विलेज पंचायत बिठाओ, खुद के मैटर सॉल्व कर लो, हर चीज के लिए राजा के पास मत भागो, आपस में सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम आप स्टैब्लिश कर लो। नेक्स्ट इज होयसलास। होयसलास जो है बेटा प्रेजेंट डे कर्नाटका वाला, सदर्न कर्नाटका वाला पार्ट है, वहां पर ओरिजिनेट कर रहे थे। इनका कैपिटल था बेटा वेलापुरा एंड द्वासमुद्रा, आज का क्या है, बेलूर एंड हेलिबिडू, ठीक है। अंडर किंग विष्णुवर्धना दे ब्रोक अवे फ्रॉम चालुक्यास ओवरलॉर्डशिप एंड एक्सटेंडेड देयर रूल्स मोस्ट ऑफ द कर्नाटक, ठीक है। तो ये लोग क्या थे, पहले चोलास के अंडर ही थे, लेकिन एक राजा आए, सॉरी चालुक्यास के अंडर थे, चालुक्यास के अंडर थे बेटा, बट एक राजा आए विष्णुवर्धना, उनकी हेल्प से उन्होंने चालुक्या की ओवरलॉर्डशिप छोड़ के अपना इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश कर लिया। फेमस फॉर द यूनिक टेम्पल आर्किटेक्चर विद इंटीग्रेट स्टोन कार्विंग। याद रखिएगा साउथ में आपको बहुत सुंदर सुंदर मंदिर मिलेंगे,
ना। चोलास आप देखना, उन्होंने सुंदर सुंदर थांजावुर का मंदिर हो गया, इन्होंने मंदिर बढ़िया बनाया, काकतीयास ने मंदिर बढ़िया बनाया, और आज भी हमारे इंडिया में साउथ में सुंदर मंदिर है। तो आप ये बात हमेशा लिख सकते हो बेटा कि दे आर फेमस फॉर देयर यूनिक टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल एट बेलूर एंड हेलीबेडू आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, है ना। सिर्फ इंडिया में नहीं, यूनेस्को साइट्स हैं ये, है ना, यूनेस्को में इनको कंसिडर रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे साउथ में, चोलास तो अभी भी है ना, चोलास आर देयर। चोला चेरा पांड्या में सबसे स्पेशल, सबसे पावरफुल कौन थे? चोलास थे। तो चोला के एक राजा है बेटा राज राजा चोला, राज राजा चोला फर्स्ट। ही conquered the part of Karnataka, Andhra Pradesh and northern Sri Lanka, also conquered Maldives, built the बृहदेश्वरा टेम्पल एट थांजावुर। आज भी ये मंदिर है, कभी जाइएगा, बहुत सुंदर मंदिर है ना। बृहदेश्वरा मंदिर थांजावुर में है, राज राजा वन ने इसको बनवाया है, चोला डायनेस्टी, राज राजा ने इसको बनवाया है, चोला डायनेस्टी के थे। facilitate the construction of Buddhist विहार of नागापट्टिनम for the श्री विजया एम्पायर, है ना। और ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों की इन्होंने हेल्प नहीं की, ऐसे ही इतने समय तक नहीं चले आ रहे थे, है ना। इन्होंने बुद्धिस्ट विहार बनाए नागपट्टिनम में, श्री विजय एम्पायर की हेल्प करी, तो दूसरे एम्पायर्स की भी इन्होंने क्या किया बेटा, ओवरऑल हेल्प की है। इसके एक और राजा थे बेटा राजेंद्र चोला, है ना। एक तो थे राज राजा, ये है राज राजा चोला, इनके एक और इनके बेटे थे राजेंद्र चोला। राजेंद्र चोला ने और एम्पायर को बढ़ाया, ओडिशा बंगाल तक ले गए। टुक द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा चोला, द चोला हु सीज्ड गंगा, है ना। कहते हैं कि भाई इन्होंने गंगा को अपने कब्जे में कर लिया था। मतलब ये कहाँ थे? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिल्कुल साउथ में थे। एंड गंगा तक चोलाओं का राज पहुंचाने का जो टाइटल है वो मिलता है किसको? राजेंद्र चोला को, है ना। गंगाईकोंडा चोला, गंगाईकोंडा मतलब वो एम्परर जिसने गंगा को कैप्चर कर लिया है। कंकर्ड ऑल ऑफ नॉर्दर्न श्रीलंका फॉर ऑल अबाउट हाफ अ सेंचुरी, conducted a successful naval expedition against the Srivijaya Empire in present Malaysia and Indonesia around 1025 सी। हाँ, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने श्री विजय एम्पायर से लड़ाई करी, है ना। इसके पहले इनके फादर ने उनकी हेल्प की थी बुद्धिस्ट विहार बनाने में, बट राजेंद्र चोला हैज फॉट विद देम, उन्होंने उनके साथ लड़ाई करी एंड सक्सेस हुए, है ना, उनकी जीत हुई। द एक्सपेडिशन वाज टू कंट्रोल द ट्रेड रूट थ्रू स्टेट ऑफ मलक्का। डेफिनेटली श्रीलंका वाले एरिया में जो राजा थे, कौन? श्री विजय एम्पायर। इनसे जीतने का मकसद एक ही था कि जो स्टेट ऑफ मलक्का है ना, जिससे ट्रेड होता है, जिससे इंडिया श्रीलंका जुड़ते हैं, वो स्टेट को, उस एरिया को कौन रूल करे, कौन उस पर राज करे? राजेंद्र चोला उस पर राज करे। और बात करें कि चोला अब डिक्लाइन कैसे हुआ, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और डिक्लाइन कैसे हुआ। चोलास वर इंगेज इन लार्ज पब्लिक वर्क, बहुत दयालु थे, बड़ा दिल था, है ना। बड़े बड़े पब्लिक वर्क करना, रोड्स बनाना, टैंक बनाना, ये सब इनका काम था। बट फ्रीक्वेंटली इनकी लड़ाइयां भी हो रही थी, वेस्टर्न चालुक्यास के साथ, पांड्यास के साथ और श्रीलंका के साथ तो डेफिनेटली हो रही थी। 13th सेंचुरी तक बेटा क्या हुआ? चोला एम्पायर फाइनली डिक्लाइन हुआ और फिर पांड्यास ने पूरा साउथ इंडिया पे कैप्चर करने का कोशिश किया। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब कैसे चोला चेरा पांड्या आपस में ही खेल रहे, है ना। चोला बहुत सक्सेसफुल हुए, बहुत आगे बढ़े, तब पांड्यास चेरास डाउन है, चोलास डाउन हो तो पांड्यास आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपस में ही साउथ इंडिया का इनका ट्रायो चल रहा है। नॉर्थ में जाएंगे, परमार डायनेस्टी में बहुत 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 एक बड़े राजा की बात हो रही है अब, राजा भोज, है ना। राजा भोज, भोपाल, अगर कोई भोपाल का है तो भोपाल में आपने राजा भोज की वो तस्वीर देखी होगी, है ना। भोपाल को बोलते हैं भोजपाल लेक, है ना। वो किस कंस्ट्रक्शन का जो श्रेय जाता है वो किसको आता है? राजा भोज को जाता है। तो परमार डायनेस्टी बेटा जो ओरिजिनली the Parmars were originally vessels मतलब they were under the प्रतिहारास and the राष्ट्रकूटास। तो पहले ये अंडर में थे, पहले बहुत छोटी सी डायनेस्टी थी जो राष्ट्रकूटास और प्रतिहारास के अंडर में थी। बाद में बेटा मालवा में इन्होंने इंडिपेंडेंस को क्या किया? कैप्चर किया, और लेट 10th सेंचुरी में ये इंडिपेंडेंटली परमार डायनेस्टी के नाम से चमक गए। कैपिटल इनका धार था, जो प्रेजेंट डे धार है। ठीक है, इनके बहुत फेमस किंग है राजा भोज, जिनकी कहानियां मतलब बहुत सुनी होगी आपने हिस्ट्री में, राजा भोज की कहानियां, है ना। तो राजा भोज जो थे स्कॉलर किंग, जिन्होंने कोणकण से लेके तो राजस्थान तक अपना एम्पायर को सेटअप कर लिया था बेटा। फाउंडेड टाउन ऑफ भोजपुर एंड बिल्ट अ वास्ट लेक भोजताल फॉर इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, है ना। तो ऐसा कहते हैं कि अगर कोई लेक है ना, अगर कोई झील है तो वो भोजताल है, यानी कि भोपाल की झीलें हैं, बाकी सब तो चाय कम पानी है ना। तो वो लेक, वो भोपाल इन्होंने सेटअप किया है। बिल्ड द भोजेश्वर मंदिर, भोजेश्वर मंदिर उन्होंने बनवाया है।
जनरस पेट्रोल ऑफ स्कॉलर, हिज कैपिटल बिकम अ सेंटर ऑफ लर्निंग, काफी ज्यादा स्कॉलर थे ये, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे थे, है ना। इन्होंने इनका कैपिटल धार जो था उसको एक लर्निंग सेंटर में कन्वर्ट कर दिया था। काफी सारी किताबें इन्होंने लिखी है, जिसमें से सम्रागना सूत्रधारा ऑन आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग एंड टेम्पल कंस्ट्रक्शन इज वेरी फेमस। तो परमार डायनेस्टी चल रही थी बेटा कहाँ पर, मालवा वाले रीजन में। फिर आए एक और व्यक्ति, है ना, एक आए थे मोहम्मद गजनी जो इंडिया को लूट के ले गए, एक आए थे मोहम्मद गौरी जिसने इंडिया में इस्लाम धर्म को पनपा दिया, ये इंडिया में ही रह गए। बात करेंगे अब मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान की अमेजिंग कहानी को। आओ सुनते हैं। मोहम्मद गौरी जो घूर के सुल्तान थे, अगेन अफगानिस्तान से आए थे ये, इन्होंने पंजाब और सिंध को अपने रूल में, अपने राज में कर लिया। मूल राजा वन क्वीन नानकी देवी ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी, माउंट आबू राजस्थान को उन्होंने हरा दिया ना। तो ये हार रहे हैं, अफगान से इंडिया आ रहे हैं, रास्ते में जितने भी राजा रानियां पड़ रहे हैं उनको हराते हुए इंडिया में एंटर हो रहे हैं। जैसे ही ये राजस्थान वाले एरिया में अजमेर के आसपास आए बेटा, अजमेर के आसपास आए, उस समय अजमेर में चौहान्स या चौहामहान्स डायनेस्टी थी, है ना। पृथ्वीराज चौहान वहां के राजा थे, ठीक है। द एम्पायर वॉज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी एंड मोस्ट ऑफ राजस्थान। इतना पूरा एम्पायर किसका था, पृथ्वीराज चौहान का था। जब ये इंडिया आए तो इन्होंने पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी, किसने, मोहम्मद गौरी ने। इन्हें कहते हैं बैटल ऑफ टेरेन। क्या कहते हैं, बैटल ऑफ टेरेन। पहली बैटल हुई बेटा 1191 में, जहां मोहम्मद गौरी को प्यार से हरा दिया पृथ्वीराज चौहान ने। अब वो हार जो है बेटा मोहम्मद गौरी से बर्दाश्त नहीं हुई। सेकेंड बैटल हुई, फिर से एक और बैटल हुई बेटा 1192 में। 1192 में बेटा जब ये बैटल हुई तब मोहम्मद गौरी जो है वो जीत गए। वो जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के अपने साथ लेके गए, ठीक है। फिर उनको बहुत टॉर्चर किया, उसकी कहानी मैं सुनाती हूँ तुम्हें, वैसे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बट तुम्हें सुनाती हूँ। पृथ्वीराज चौहान के पास ऐसी पावर थी कि वो बिना आंख के, अगर आंखें बंद भी हो तो भी वो तीर अंदाजी कर सकते थे। बहुत बहुत ब्रेव राजा थे वो। तो क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान को और उनके दोस्त को ये इनके राजा पकड़ के लेके गए, मोहम्मद गौरी पकड़ के लेके गए। अब जो पृथ्वीराज चौहान का फ्रेंड था, उन्होंने क्या किया, मोहम्मद गौरी का विश्वास जीत लिया। उन्होंने बोला अरे पृथ्वीराज चौहान तो बेकार है, मैं तो आपका लॉयल हूँ, अपन दोनों दोस्त दोस्त बन जाते हैं, और पृथ्वीराज चौहान बेकार है। ऐसे एक्टिंग करी, और एक्टिंग करते करते उन्होंने एक दिन बोला कि आज ऐसा करते हैं ना, आप ये इनकी तीरंदाजी देखो। पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल ली थी मोहम्मद गौरी ने, तो उनको बोला कि अरे इसको अपन बुलाते हैं ना, आप गेम खेलो इसके साथ, आप देखो ना। तो उनको ग्राउंड में बुलाते हैं, तो ग्राउंड में बुलाते हैं और पृथ्वीराज, ये मोहम्मद गौरी बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ है, पृथ्वीराज चौहान यहाँ बैठे हुए हैं नीचे, है ना। और वो बोलते हैं चलो अपनी तीरंदाजी दिखाओ, तुमको तो बिना आग के तीरंदाजी मारना आता ना, दिखाओ दिखाओ करो। तो जब वो गेम चलता रहता है, तब जो उनका फ्रेंड है वो कहता है कि ऐसा, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बट ऐसा कुछ कहता है, 4 गज 4 बाण 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, है ना। मतलब कि कुछ 4 हाथ की दूरी पर, है ना, आप 24 हाथी रख दो ऐसी कुछ दूरी पर ये सुल्तान बैठा है ना। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताऊ पर सुल्तान है ना चूके चौहान। बस ये सुनकर उन्होंने तीर मारा और सीधे मोहम्मद गौरी को लगा, वहां उनकी मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई। और फिर ये दोनों भी आपस में, पृथ्वीराज चौहान और उनके फ्रेंड ने आपस में एक दूसरे को मार के और इस चैप्टर को एंड किया। तो ऐसे थे हमारे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, मोहम्मद गौरी जो इंडिया आया था उसने उस समय तक क्या किया, उसने उस समय तक अपना राजपाट इंडिया में बैठा लिया था, है ना। उसने क्या करा, अपना एक स्लेव, है ना, अपना एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिया था इंडिया में कि भैया तुम अब इंडिया में राज करो, मैं तो चला, है ना। वो पृथ्वीराज चौहान उनको लेकर चल दिया था, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी कैप्चर दिल्ली एंड सॉट टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट, है ना। उसने कैप्चर करा दिल्ली को और दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिया, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली छोड़ के वो चला गया, ठीक है। और उसने क्या करा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी, और यहाँ से मुस्लिम धर्म चलेगा, है ना। अब दिल्ली सल्तनत पूरी चलेगी, फिर मुगल्स आ जाएंगे, अब मुस्लिम धर्म इंडिया में एंटर हो गया है। बख्तियार खिलजी, ये कौन थे बेटा, बख्तियार खिलजी जो थे वो आर्मी कमांडर थे ऐबक के अंडर, कुतुबुद्दीन ऐबक के आर्मी कमांडर थे, जिसने ईस्टर्न इंडिया में काफी तहस नहस मचाया है। बिहार और बंगाल को इन्होंने कैप्चर करा 1203-1204 में। काफी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, है ना, को इन्होंने बर्न कर दिया, नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया इन्होंने। ये इतने मतलब बेवकूफ आदमी थे जिसने इंडिया की इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेजर को जला दिया, है ना, जिसमें कितनी किताबें हैं, कितने सारा उसमें नॉलेज था, उसको जला दिया किसने, बख्तियार खिलजी ने। नालंदा को जला दिया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को जला दिया, बहुत सारे मॉन्क्स को,
है ना, बहुत सारे जितने वहां साधु संत थे उनको मार दिया, स्लॉटर कर दिया। द डिस्ट्रक्शन प्रेसिपिटेटेड इन द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। और इस बात से, इसके बाद से इंडिया में बुद्धिज्म, आज आपको इंडिया में ज्यादा बुद्धिज्म नहीं दिखेगा, कम दिखेगा बहुत, उस समय बहुत था बुद्धिज्म इंडिया में, बट इस इंसिडेंट के बाद से इंडिया में बुद्धिज्म जो है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया। नालंदा, जहां पर काफी लैक्स ऑफ बुक्स थी, लैक्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, 3 स्टोरी 3 मंजिल की वो बिल्डिंग थी, लेकिन भैया, और ऐसा कहते हैं कि जब ये अटैक हुआ ना तो लाइब्रेरी जो है महीनों तक जली, इतना उसमें इतना डॉक्यूमेंट था कि वो महीने लग गए उसको जलने में। टिबेटन स्कॉलर फ्लेड विद मैन्युस्क्रिप्ट्स टू टिबेट, है ना, कुछ जो स्कॉलर्स बच गए वो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट से अपनी किताबें ले लेके भाग गए थे टिबेट। अबाउट 30 ईयर्स लेटर, और ये सब इंसिडेंट के बाद 30 साल के बाद एक दिन एक टिबेटियन मॉन्क, है ना, एक दिन एक टिबेट के जो मॉन्क के साधु थे वो इंडिया आए घूमने, और जब वो नालंदा में गए तो वहां पर ये जलने के 30 साल के बाद एक 90 साल का टीचर 70 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था उस जली हुई लाइब्रेरी में, है ना, जली हुई यूनिवर्सिटी में एक 90 साल का टीचर 70 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, और कहते हैं वो शायद आखिरी क्लास थी नालंदा यूनिवर्सिटी की। नेक्स्ट बात करेंगे बैक टू नॉर्थ में अगर हम बात करें तो कमरूपा एक किंगडम था बेटा। तो बख्तियार अटेम्प्टेड एन एक्सपीडिशन इनटू तिब्बत थ्रू कमरूपा असम इन 1205, है ना, तो कमरूपा असम के थ्रू तिब्बत में ये बख्तियार खिलजी जो है लूटपाट मचाने गया। लोकल रूलर्स forces and population destroyed food and fodder inflicting several losses. बख्तियार escaped with only a handful of men, है ना, लेकिन जब यहाँ आसाम में घुसा, है ना, तिब्बत जाने के लिए, तब इनको लोकल लोगों ने ऐसा पकड़ा, ऐसा दबोचा कि वहां से ये बिल्कुल थोड़े से लोग हैं, इनको यहाँ से इंडिया से भागना पड़ा। He was assassinated in 1206, the same year the मोहम्मद गौरी was killed, है ना, तो 1206 में इनको भी मार दिया गया, मोहम्मद गौरी को भी पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया। पावरफुल किंग्स, अच्छा, गवर्नेंस, ट्रेड एंड कल्चर उस समय कैसा था बेटा? पावरफुल किंग्स नीडेड हॉर्सेस, लार्ज आर्मीज विद सोल्जर, वेपन, हॉर्स, एलिफेंट एंड कैमल्स, है ना, डेफिनेटली, बिकॉज इतनी वॉर्स हो रही है, दे विल नीड हॉर्सेस, आर्मी, कैमल्स एंड एवरीथिंग। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन वाज नीडेड टू कलेक्ट टैक्सेस, है ना, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, अच्छी आर्मी होनी चाहिए ताकि टैक्स भी आए और कोई लड़ाई लड़े तो सोल्जर्स हमारे खड़े भी रहे। मोहम्मद गौरी सिस्टम वाज मोर सेंट्रलाइज्ड विद टेम्पररी लैंड असाइनमेंट टू ऑफिसर फॉर रेवेन्यू कलेक्शन एंड मिलिट्री सर्विसेज। अगर मोहम्मद गौरी की बात करें, वो इंडिया जब कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया तो उसने ऐसा सिस्टम बनाया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गौरी सेंटर में, ये राजा हैं और छोटे छोटे लोकल रूलर्स हैं जो उनकी हेल्प कर रहे हैं। मोर सेंट्रलाइज सिस्टम वो यहाँ पर क्रिएट करके गया था। ठीक है, इकोनॉमी कैसी थी बेटा? डिस्पाइट पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, ट्रेड विद चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया कंटिन्यू टू ग्रो। तो अब पॉलिटिकल चीजें चल ही रही है ना, मारपीट लड़ाई चल रही है, फिर भी हमारी ट्रेड चाइना के साथ या आस पड़ोसी कंट्रीज के साथ उस समय बढ़िया चल रही थी। इंडियाज वेस्ट कोस्ट, है ना, इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है वहां पर काफी शिपयार्ड्स थे ना, गुजरात में आप देख लो, पोर्ट, आसपास के पोर्ट्स में काफी सारे डॉकयार्ड्स थे जहां से ट्रेडिंग हो रही थी। एग्रीकल्चर, अगेन एग्रीकल्चर जो था वो मेन इकोनॉमिक सिस्टम था जिससे पैसा कमाया जा रहा था। राइस, बार्ली गंगा प्लेन में, कश्मीर में सैफरॉन, स्पाइसेस केरला के, वीट हमारे पंजाब का, नॉर्थ वेस्ट का, कॉटन हमारे महाराष्ट्र का, ये सब फेमस उस समय भी था, आज भी है। मैनी रूलर्स टेक केयर ऑफ इरिगेशन वर्क टू सपोर्ट द एग्रीकल्चर, डेफिनेटली, है ना, कि भाई सब रूलर्स ने कोशिश करी कि खेती जो है बहुत ज्यादा बढ़ती रहे। नेक्स्ट, कल्चरल अचीवमेंट, उस समय भैया हमने देखा कितने सारे टेम्पल्स बने। अगर कुछ स्पेशल बात करें तो खजुराहो मंदिर जो चंदेला से बनाया है, काफी सुंदर मंदिर है, एमपी में है, आप जाके जरूर देखिएगा। इंक्लूडिंग द कंडारिया महादेव एंड लक्ष्मण टेम्पल्स उस समय बने। होयसला में बेलूर और हेलेबिडो का टेम्पल जिसको यूनेस्को ने क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया है, वो बने। कोणार्क का सन टेम्पल, जगन्नाथपुरी का टेम्पल ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने बनाया। किंग भोज ने काफी चीजें लिखी। चालुक्य रूलर सोमेश्वरा III ने मानासोला नाम की किताब लिखी बेटा, जहां पर बहुत ज्यादा कुकिंग के बारे में, गेम्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में काफी बातें लिखी हुई थी। तो इंडिया ओवरऑल पूरा ही डिक्लाइन नहीं हुआ, कुछ कुछ चीजें अच्छी भी हो रही थी। अच्छा, इसके अलावा बेटा रिलीजियस थिंकर्स, है ना, इस समय हमारे इंडिया में कुछ रिलीजियस थिंकर्स, यानी कि हमारे इंडिया में भक्ति सूफी मूवमेंट पनप रहा था। क्योंकि क्या हुआ था ना कि हिंदुइज्म में भी ऊंच नीच कास्ट की बातें चल रही है, मुस्लिम लोग भी अपने अब आ गए हैं, तो अब एक नया सेक्ट चला था भक्ति एंड सूफी। मतलब क्या कि आप भगवान से प्यार करो,
अगर आप हिंदू हो तो आप भक्ति मूवमेंट लो, आप मुस्लिम हो तो आप सूफी मूवमेंट लो। यहाँ पर आपको बहुत हवन, बहुत बड़े बड़े कुछ आडंबर करने की जरूरत नहीं है। आप दिल से भगवान को याद करो, प्यार करो, और लोगों ने स्टार्ट करा इसको फैलाना ना। मीराबाई हो गई, तुलसीदास जी हो गए, है ना, जितने भी हमारे बड़े बड़े जितने भी सेंट रहे हैं, उन्होंने भक्ति सूफी मूवमेंट को, क्या गुरु नानक जी हो गए, है ना, इन्होंने क्या किया, इसको फैलाया है। रामानुजाचार्य हो गए, जिन्होंने, रामानुजाचार्य जो थे साउथ इंडिया में थे, इन्होंने क्या किया, इनके पहले एक और स्कॉलर थे शंकराचार्य। शंकराचार्य ने एक थ्योरी थी अद्वैता, अद्वैत वेदांता। मतलब क्या कि देयर इज ओनली वन गॉड, एक ही भगवान है, इतने मल्टीपल भगवान नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया बेटा, डेवलप्ड विशिष्ट वेदांता विच सीज द वर्ल्ड एज सोल एंड रियली एम्फसाइज द भक्ति। तो इनका मानना ऐसा था कि शंकराचार्य बोल के गए थे कि देयर इज ओनली वन गॉड, अद्वैता इज द कॉन्सेप्ट। लेकिन जो हमारे बाद है रामानुजाचार्य ने बोला कि इट इज विशिष्ट अद्वैता, यानी कि भगवान तो एक ही है पर वो भगवान विष्णु है ना, विष्णु भगवान की पूजा करते थे, और इन्होंने विष्णु भगवान की पूजा को क्या किया, बहुत ज्यादा एम्फसाइज वहां पर किया। बासावेश्वरा को अगर बात करें, इनको बसवन्ना भी बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, रिसेंट टाइम में बसवन्ना जी के बारे में काफी बातें होती है। इन्होंने लिंगयात मूवमेंट को कल्याणी कर्नाटका में फाइंड किया, जहां पर लिंग की पूजा होती थी, यहाँ पर जहां पर एक ओवरऑल जो है लिंग, शिवलिंग की पूजा बहुत ज्यादा फेमस होने लगी थी। इन्होंने भी कास्ट के डिस्टिंक्शंस को, रिचुअल्स को, बड़े बड़े जो आडंबर होते हैं, इनको सबको रिजेक्ट किया और बोला कि सब आदमी औरत सब कुछ क्या है, इक्वल है। बासवन्ना जी के साथ काफी सारे महिलाएं भी जुड़ी थी, ठीक है। इससे पता चलता है कि उस समय इन्होंने मैन विमेन इक्वालिटी पर काम किया। ही एस्टैब्लिश्ड अनुभव मंडपा, pavilion of the experience where people from all background could discuss moral values and religion, है ना। तो अनुभव मंडपा नाम का एक इन्होंने कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश किया, जहाँ हर रिलीजन के लोग आके मॉरलिटी की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, न कि मेरे धर्म में ये है, आपके धर्म में ये है, ऐसी बातें नहीं करते हैं। तो दिस इज अबाउट हाउ इंडिया की 11th और 12th सेंचुरी में मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी जैसे घटिया लोग इंडिया में आए, बट हाउ इंडियन रूलर्स ने उन्हें करारा जवाब दिया। आई होप लेक्चर समझ में आया होगा, चमका होगा। इफ एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, कमेंट सेक्शन में चमक गया मैम लिख देना। मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग, बाय बाय, थैंक यू।